कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं विधानसभा क्षेत्र सवाई माधोपुर की माननीय विधायक राजकुमारी दिया कुमारी जी। मैडम, हमारे स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, आपके श्रोताओं को भी बहुत बहुत नमस्कार और सवाई माधोपुर वासियों को भी बहुत बहुत नमस्कार। आज आपसे बात करने का अवसर मिला है तो काफ़ी बातें आपसे करेंगे। हम बात करेंगे सवाई माधोपुर के जन समस्याओं की, लोगों की आकांक्षाओं की, आवश्यकताओं की और उनके पूर्ति के लिए आपके प्रयासों की, और जो यहाँ के सवाई माधोपुर के समग्र विकास के लिए जो भी आपकी कार्य योजनाएं हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और हमारे श्रोताओं को जानकारी दिलवाएंगे। लेकिन बातचीत का सिलसिला हम शुरू करना चाहेंगे आपके संक्षिप्त जीवन परिचय से। आप प्रतिष्ठित जयपुर राजघराने से ताल्लुक रखती हैं, तो कहाँ आपका बचपन गुजरा और कहाँ से आपने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की और राजनीति में आने का फैसला आपने क्यों किया? जी, तो मेरा बचपन मैं सोचती हूँ कि एक राजकुमारी की तरह कम बीता है, लेकिन एक साधारण आर्मी ऑफिसर की बेटी की तरह ज्यादा बीता है। बिकॉज मेरे फादर आर्मी में थे जब मैं पैदा हुई और उसके कुछ साल बाद उन्होंने रिटायरमेंट ली थी, लेकिन मैंने वो आर्मी लाइफ देखी थी जब मैं छोटी थी और मुझे लगता है उससे मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली और मेरे पिताजी से बहुत प्रेरणा मिली मुझे, बिकॉज वो बहुत डिसिप्लिन थे और बहुत ही साधारण तरीके से सबके साथ रहते थे और बहुत ही हम्बल थे, बहुत अच्छे नेचर्ड के थे। और दिल्ली में मैंने अपनी शिक्षा ग्रहण की। स्कूलिंग मेरा मॉडर्न स्कूल दिल्ली से था और फिर MGD स्कूल जयपुर। उसके बाद मैंने एक डेकोरेटिव आर्ट्स का कोर्स किया लंदन से जी। और उसके बाद फिर मैं जयपुर वापस आई और जयपुर में मैंने अपने जो भी हमारा काम वगैरह है, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस है, म्यूजियम्स हैं, स्कूल्स हैं, 2 स्कूल्स भी मैंने ही शुरू किए और उसके अलावा सभी कुछ हमारे म्यूजियम्स का जो भी जितना भी काम है सब कुछ है वो मैं ही देख रही हूँ। और फिर ऑफ कोर्स 2013 में मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की और प्लान बिल्कुल भी नहीं था जी। मैं सोशल वर्क से काफ़ी जुड़ी हुई थी, मेरी संस्था भी है, मेरा फाउंडेशन है, तो उसके थ्रू मैं काफ़ी सोशल वर्क से जुड़ी हुई थी, काफ़ी जयपुर में और इस तरह के कार्यों से भी जुड़ी हुई थी जी। और फिर मेरे अंदर हमेशा ये लगता था मुझे कि मुझे बदलना है, ये ऐसे क्यों हो रहा है, ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। कई चीज़ों से मुझे लगता था कि नहीं, नाराज़गी भी होती है, फ्रस्ट्रेशन भी होता था, फिर लगता था नहीं क्या करें, कैसे बदलें। तो इसके लिए फिर मैं घर पे भी बात करती थी, औरों से भी करती थी। सभी कहते थे कि नहीं, आप बाहर रह के तो कुछ चीज़ बदल नहीं सकती, आपको सिस्टम के अंदर ही घुसना होगा और बेस्ट तो यही है कि पॉलिटिक्स आप ज्वाइन करें, उसी से हम लोग कुछ एक्चुअल में चेंज कर सकते हैं। ये नहीं है कि 100% आप चेंज कर सकते हैं, बहुत टाइम लगेगा उसमें, लेकिन अगर हम शुरुआत नहीं करेंगे तो बदलाव कहाँ से आएगा। तो उसी भावना से मेरे अंदर था ये। बिल्कुल शुरू में थोड़ा बहुत मैं सोच रही थी, संकोच था मेरे मन में, करूँ नहीं करूँ, क्या करूँ, क्योंकि फैमिली है मेरी, बच्चे हैं मेरे और बहुत कुछ काम भी है जयपुर में, लेकिन वो सब फिर एक तरफ रह जाता है। लेकिन फिर जब मैं यहाँ आई और मैंने यहाँ की दुर्दशा देखी, यहाँ की हालत देखी और फिर मेरे अंदर ये बहुत ज़्यादा ये हुआ कि मुझे बदलना है, मुझे यहाँ के हालात बदलने हैं। जितना भी मैं कोशिश करूँगी इन 5 सालों में, जितना भी हो पाएगा मुझसे मैं करूँगी। जानना चाहेंगे कि यहाँ जो लोगों का रिस्पॉन्स है वो आपको कैसा लगा और क्या कुछ आप मतलब जो यहाँ की समस्याएं हैं, कुछ समस्याएं तो बिल्कुल सामान्य समस्या हैं जो कि लगभग हर शहर में होती है। साफ सफाई की समस्या है कि यहाँ के सौंदर्यीकरण की बात हम करें तो सौंदर्यीकरण की भी आवश्यकता है, क्योंकि ये एक टूरिस्ट प्लेस है और बाघ ने जहाँ सवाई माधोपुर को विश्व पर्यटन मानचित्र पर स्थान दिलाया है, वहीं और बाघ अभयारण्य के कारण यहाँ कुछ उद्योग धंधे और पनप नहीं पाए हैं, तो उसको लेकर जो इस क्षेत्र के युवा बेरोजगार हैं उनके लिए कुछ रोजगार की व्यवस्था हो। सीवरेज की समस्या है, कुछ कॉलोनीज में अभी सीवरेज लाइन नहीं है, जहाँ है वो चालू नहीं हुई है। कुछ सड़कों की स्थिति कुछ तो सुधरी है, लेकिन अभी भी कलेक्ट्रेट से लेकर जो केंद्रीय विद्यालय है, कलेक्ट्रेट के पीछे से लेकर जो केंद्रीय विद्यालय और तहसील है, वो रोड काफी सकड़ा और टूटा फूटा है, तो उसको भी ठीक करवाने की जरूरत है। तो आपके मस्तिष्क में स्थिति को चेंज करने के लिए क्या प्लानिंग है? जी, ये सारी मैं जानती हूँ कि बहुत सारी चीजें हैं जो हमें बदलनी है और पिछड़ापन बहुत है इस एरिया में, बैकवर्ड है सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट, और इसके लिए 5 साल भी ज्यादा समय नहीं है। मैं सोचती हूँ इतने सालों से बैकवर्डनेस रही है इस क्षेत्र में, तो इसको दूर करने के लिए पूरी तरह से मैं जुटी हुई हूँ और प्रयास पूरी तरह से जारी है। अनएम्प्लॉयमेंट जैसे आपने बताया सबसे मुख्य समस्या है यहाँ की, क्योंकि फॉरेस्ट तो है और हमारे नेशनल ये है, हमारे पास हेरिटेज है, जो हमारी सेंचुरी है, इतनी प्रसिद्ध सेंचुरी है, यहाँ इतने टूरिस्ट आते हैं यहाँ, लेकिन उसका फायदा लोकल्स को इतना नहीं मिलता, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होता जी। तो उसके लिए मैं कर रही हूँ कोशिश, रीको से भी बातचीत चल रही है, अभी फाइल चल रही है, रीको कुछ एरिया अलाउट करने वाली है जिसमें यहाँ पर कोई इंडस्ट्री लग सके
और ऐसी एरियाज हैं यहाँ जहाँ इंडस्ट्री लग सकती है। ये सब लोगों के दिमाग में मुझे लगता है गलत भावना, गलत चीजें हैं कि यहाँ क्योंकि फॉरेस्ट है इसलिए इंडस्ट्री नहीं लग सकती। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ जोन है जहाँ नहीं लग सकती, उसके बाद तो लगी सकती है। तो पूरी तरह से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ यहाँ पर डेफिनेटली इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत जरूरी है इस क्षेत्र में। और उसके अब हमने जॉब फेयर्स भी काफी किए हैं, आपको जानकारी होगी या नहीं, लेकिन अभी लास्ट ईयर कुछ 2-3 जॉब फेयर्स भी कराए, काफी बड़े स्तर पे करवाए। स्टेट लेवल के जो जॉब फेयर्स होते एक हमने यहाँ भी करवाया, जिससे काफी यहाँ के युवाओं ने भी उसका फायदा उठाया और उनको जॉब्स भी मिले हैं। और स्किल डेवलपमेंट में भी काफी जोर है, हमारी सरकार का भी है और मैं भी सोचती हूँ बहुत आवश्यक है। अगर आप में स्किल्स होंगे कि आप या तो अपना कुछ शुरू कर सके या फिर आप ऐसी चीज कहीं भी आपको एम्प्लॉयमेंट मिल सके उन स्किल्स के थ्रू, तो उस पर भी हम लोग बहुत जोर दे रहे हैं। फिर एक IHM है, होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, उसकी भी कोशिश कर रही हूँ मैं, वो भी शायद जल्द से जल्द सवाई माधोपुर में आ जाए। तो उससे क्या है कि यहाँ पर जो युवा हैं वो होटल इंडस्ट्री के जितने भी स्किल्स हैं वो सीख सकेंगे और प्रॉपर्ली क्वालिफाइड हो जाएंगे, ताकि यहाँ होटल इंडस्ट्री जो यहाँ की मुख्य इंडस्ट्री है उसमें उनको रोजगार मिल सके। फिर ये है। और उसके अलावा जैसे आपने, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी वीक था, लेकिन अब पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। अभी एक हमारी रोड सैंक्शन हुई है बहुत बड़ी, 2 एक्चुअली। एक तो भैरू दरवाजे वाले का आपने देखा ही होगा, बजट में CM ने अनाउंस किया है कि वो रोड जो एडिशनल कैरेजवे है वो यहाँ बनेगा और उसका प्रोसीजर चल रहा है। वो भी बहुत जल्द से जल्द वो क्लियरेंस हो जाएगी और उसका काम भी शुरू हो जाएगा। हमारी ये दूसरी रोड जो डिवाइडेड रोड है, जो बजरिया की मुख्य रोड है, स्पाइन है सिटी की, उसके भी टेंडर जारी हो चुके हैं। तो वो भी आपकी सैंक्शन हो गई और वर्क भी शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत, मैं सोचती हूँ, बड़ी चीज है। हॉस्पिटल में भी आपने अगर देखा होगा तो बहुत सुधार है। हमारे जनरल हॉस्पिटल में भी अच्छी रकम आई है, अच्छा अमाउंट आया ताकि काम शुरू हो सके। और मैं भी रेगुलरली वहाँ, मेरी हेल्प डेस्क भी है, मैं भी रेगुलरली वहाँ जाती हूँ, सुपरवाइज भी करती हूँ, देखती भी हूँ। उसमें भी बहुत इंप्रूवमेंट आया है मुझे लगता है। इतनी सारी डॉक्टर्स के पद खाली थे, वो भी काफी भर चुके हैं। हेल्थ में बहुत मुझे लगता है इंप्रूवमेंट हुआ है जब से मैं शुरू में आई थी MLA बन के से लेके आज। और एक हमारे बजरिया में भी एक हमने सैटेलाइट हॉस्पिटल PHC, अर्बन PHC 2 सैंक्शन हुई है सवाई माधोपुर के लिए, एक शहर में और एक बजरिया में। गांव में भी बहुत सारे PHCs हैं, CHCs हैं, जिसमें अच्छा हम लोग कार्य कर रहे हैं। अमाउंट भी काफी आया है, डॉक्टर्स भी लग चुके हैं, ताकि सब कुछ व्यवस्था सही रहे। स्कूल्स में मुझे लगता है अभी हमको और काम करना होगा। एजुकेशन मैं सोचती हूँ सबसे बड़ी, अगर हमारी कंट्री में आप कुछ बदल सकते हो ना तो लोगों को एजुकेट करके बदल सकते हो। अगर वो आपने कर लिया ना तो आप सब कुछ कर सकते हो। नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो उस पर मुझे डेफिनेटली जोर देना, और वो मैं कर ही रही हूँ। वैसे जयपुर में एजुकेशन से जुड़ी हुई हूँ और उसमें मैं बदलाव लाना चाहती हूँ, बहुत कुछ करना चाहती हूँ। इतना आसान नहीं है लेकिन कोशिश जारी है और करूंगी। जी हाँ। उसके अलावा जो है समस्या सीवरेज है, जो उसके लिए एक स्कीम आई है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो अमृत स्कीम है, उसके अंतर्गत हमें 200 करोड़ मिलने की पूरी, मैं सोचती हूँ, संभावना है। और वो अगर हो जाएगा तो उससे सीवरेज की प्रॉब्लम भी बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। बाकी तो सब चीजें हैं ही, छोटी मोटी चीजें होती रहती है, लेकिन काफी हर डिपार्टमेंट में हमारे काफी अच्छी स्कीम्स हैं जो सवाई माधोपुर के लिए इस बार सैंक्शन हुई है। जी हाँ। शहर के ब्यूटिफिकेशन की जहाँ तक बात है, क्योंकि सौंदर्यकरण भी आवश्यक है और बाहर के पर्यटक यहाँ आते हैं तो वो क्या अच्छा इंप्रेशन लेकर जाए सवाई माधोपुर में आकर, उसके लिए आपकी क्या प्रयास है? बिल्कुल प्रयास है, और उसकी भी स्कीम ऑलरेडी बन चुकी है। उसके एक DPR बना है, जो बाहर की एक कंपनी आई थी, बैंगलोर से आए थे वो, उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया है। रणथंबोर रोड को कैसे सुंदर बनाया जाए, वहाँ पर लोकल्स को कैसे इन्वॉल्व किया जाए। मैं सोचती हूँ बहुत ज़रूरी है, हमारा जो ये फॉरेस्ट है, हमारी सेंचुरी है, उसमें हमारे लोकल्स जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। उन्हें ये फील होना चाहिए कि हमारी एक इतनी अच्छी चीज़ है हमारे यहाँ और हमें इसका भी ध्यान रखना, और ये भी हमारा ध्यान रख रही है। तो हम लोग चाहते हैं उस तरह से कुछ यहाँ पर हो, उसमें भी डेवलपमेंट करेंगे। और सौंदर्यीकरण बहुत जरूरी है, लेकिन अभी सौंदर्यीकरण बाद में होगा, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तो ढंग का हो, रोड सही हो। हमारी जो ROB है उस पर मैं नेक्स्ट काम करना चाहती हूँ कि उसका मुझे लगता है एक्सपेंशन बहुत जरूरी है, तो नेक्स्ट मैं उसको लूंगी। और पानी, बिजली, सड़क, ये मैं सोचती हूँ अगर थोड़ा बहुत सॉर्ट आउट हो जाए ना तो ब्यूटिफिकेशन तो डेफिनेटली होगा। अगर आप सफाई अगर देखने लग जाएंगे, और मैं सोचती हूँ सबसे बड़ी चीज तो मोदी जी ने जो की है, हमारे में सिविक सेंस की जो भावना है वो जागृत की है, तो वो मैं सोचती हूँ बहुत बड़ी चीज है। अब हम जानते हैं कि हमें कहीं भी कचरा नहीं फेंकना चाहिए, प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और शौचालयों में जाके शौच करना चाहिए, बाहर नहीं डेफिकेशन करना चाहिए। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है। ऐसे ही तो धीरे धीरे सब माहौल बदलेगा।
सवाई माधोपुर फाउंडेशन डे है जो जनवरी में होता है, उसमें भी हम लोगों ने इस बार 2 या 3 दिन का सेलिब्रेशन रखा है, जिसमें फॉरेन टूरिस्ट को भी इन्वॉल्व करेंगे, लोकल पार्टिसिपेशन बहुत रहेगा और बहुत अच्छा फेस्टिवल हम लोग करेंगे। मैं और लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है हम लोग इसकी प्लानिंग कर रहे हैं और इस बार बहुत धूमधाम से सवाई माधोपुर का फाउंडेशन डे मनेगा। जी, बहुत अच्छी बात है। और आप इस क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत हैं, लेकिन लोगों का सहयोग भी इसमें आवश्यक है सबसे ज्यादा। जी हाँ, पब्लिक भी अपनी जिम्मेदारी समझे। तो यहाँ के लोगों से आप क्या अपेक्षा करेंगी, उनसे क्या कहना चाहेंगी? जी नहीं, यहाँ के लोगों से बहुत प्यार मिलता रहा है, मुझे बहुत सम्मान मिलता है, प्यार मिलता है और मैं यही कहना चाहूंगी कि थोड़ा बहुत इनको भी पेशेंस रखना होगा, थोड़ा धैर्य रखना होगा, क्योंकि रातों रात कुछ चीज़ बदल नहीं सकती। इतने सालों से जो पिछड़ापन रहा है या जो काम नहीं हुए वो एक दिन में नहीं हो सकते। तो उनको हमारे साथ भी जो प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसमें थोड़ा इनको पेशेंस रखना होगा। और ये कहना चाहूँगी कि जो कई चीज़ें हैं जैसे सफाई हो गई या और चीज़ें हैं, पानी बचाना ज़रूरी है, बिजली बचाना ज़रूरी है। जब तक कि इसमें लोग जैसे कि नागरिक हैं वो अपना पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे, उसमें अपनी मुझे लगता है कि भागीदारी नहीं निभाएंगे, तब तक किसी के लिए भी, डिपार्टमेंट के लिए करना या एमएलए के लिए करना या किसी के लिए भी करना और उसको सक्सेसफुल बनाना संभव नहीं है। तो पब्लिक पार्टिसिपेशन हर कार्य में बहुत आवश्यक है, चाहे वो आपकी कॉलोनी है उसकी सफाई की बात हो, चाहे वो बिजली बचाने की बात हो, चाहे वो प्रशासन की तरफ से अगर आपको लॉ एंड ऑर्डर की बात हो। जी, मैं सोचती हूँ हर चीज में बहुत जरूरी है कि हम लोग पार्टिसिपेट करें। और अब एक आखिरी सवाल, राजस्थान सरकार ने आपको बेटी बचाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो आप इस जिम्मेदारी को किस तरह से निभाना चाहेंगी और लोगों से क्या कहना चाहेंगी? और आज बेटी बचाओ अभियान की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, तो इस बारे में आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे? जी, बेटी बचाओ कैंपेन की मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ राजस्थान की, और बहुत ही मेरे लिए एक गर्व की बात है। उसी के साथ ये बहुत बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि जो मेल फीमेल सेक्स रेशियो में अंतर है वो बढ़ता जा रहा है और इसमें हमें बहुत गंभीरता से ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे, एक्शन लेना होगा, जिससे कि ये जो प्रक्रिया चली आ रही है ये बंद हो जाए। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी तरह से इसमें बहुत ही, मैं सोचती हूँ, सीरियस है और कई ऐसी नई चीज़ें भी की हैं जिससे कि ये जो हो भी रहा है, अगर इस तरह की इलीगल अबॉर्शंस हो रहे हैं या सोनोग्राफी टेस्ट हो रहे हैं, कहीं भी अल्ट्रासाउंड क्लिनिक्स हैं जो इस तरह की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उन पे रोक, बहुत कड़ी से कड़ी रोक भी लगे और एक्शन भी लिया जाए। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत इसमें, मैं सोचती हूँ, सीरियस है। मेरी तरफ से मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो समस्या है ये एक सोशल समस्या है। जी, तो इसमें जो बेटी पैदा होती है उसके बाद ये बोझ क्यों होती है? ये बोझ नहीं है। आजकल के ज़माने में जो आज स्पेशली राजस्थान में हमारी सीएम मुख्यमंत्री बेटी है, जी, मैं एमएलए हूँ, बेटी हूँ, यहाँ की कलेक्टर भी बेटी है, तो इतनी सारी महिलाएं इतनी आगे बढ़ गई हैं, इतना कुछ कर सकती है, तो फिर मेल मतलब बेटा और बेटी में अंतर क्यों? हम उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं देते? मैं सोचती हूँ बहुत ज़रूरी है कि हम हमारी बेटियों को भी वही अवसर दें जो हम बेटों को देते हैं। पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल अंतर नहीं होना चाहिए, पालन पोषण में नहीं होना चाहिए, और शादी की जब बात आती है तो दहेज तो बहुत दूर की बात है, दहेज से तो बिल्कुल भी दूर रहे। वही बात है, वो सोचते हैं बेटी बोझ है, क्योंकि आगे बड़ी होगी तो उससे दहेज, जब शादी होगी तो दहेज देना होगा, इसी वजह से वो बेटियों को पैदा नहीं करना चाहते। और फिर आगे ये भी सोचते हैं कि भाई बेटा 2 बच्चों वाली जो बात है तो वो भी होती है, लेकिन 2 बेटियां हो तो क्या हो गया? जी, बेटी भी तो आपका नाम चला सकती है। ये किसने कह दिया कि बेटी नाम नहीं चला सकती? जी हाँ, तो बेटी और सोच में परिवर्तन बहुत जरूरी है, ये हमारे दिमाग में है और कहीं नहीं है। जब तक हम उसमें बदलाव नहीं लाएंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। तो यही कोशिश करते हैं, और आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं सोचती हूँ कि ये मैसेज ज़्यादा क्लियरली पहुँच सकता है, एक एक घर में पहुँच सकता है, एक एक व्यक्ति तक पहुँच सकता है कि हमें हमारी सोच को बदलना होगा। आपसे काफ़ी बातें हुई, लेकिन काफ़ी बातें अभी होना शेष है। समय की चूँकि एक हम कहें सीमा है और हमें उसका पालन करना होगा। आज आप हमारे स्टूडियोज़ में आई, हमारे श्रोताओं के लिए आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद।